तो चलिए आज की इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है आपका आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर 10 द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जस्ट पहले चैप्टर 9 में हमने पढ़ रखा है। ये देखो चैप्टर 9, यहाँ पे हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा था। और चैप्टर 8 में बच्चों चैप्टर ये तुम्हारा 11 है, यहाँ पे हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन इसके जस्ट पहले हमने चैप्टर 8 में बच्चों मैंने जो पढ़ा था वो आपका चैप्टर 8 में बच्चों हम लोग मगध एम्पायर के बारे में द राइज ऑफ मगध एम्पायर पढ़ा था। तो एक्चुअली बच्चों उसको बड़ा ही प्रोसेस समझना, सिस्टमैटिक समझना। देखो चैप्टर 8 आपका था मगध एम्पायर, यानी कि इंडिया में जितने भी महाजनपद या फिर बोलो राजाओं का साम्राज्य हुआ करता था, उनमें से सबसे कैसा तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो था, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो तुम्हारा मगध एम्पायर था। फिर हमने देखा कि जब मगध एम्पायर कैसे आगे ग्रो होता है, उसमें कई सारे डायनेस्टी आना स्टार्ट होते हैं। फिर उसमें लास्ट हमने देखा था कि जो नंद डायनेस्टी है उसे चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने उसे बेसिकली ओवरथ्रो करा था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के हेल्प से ऐसा कर पाया था। फिर हमने देखा चूंकि इसका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, ग्रेटेस्ट एम्पायर रहा है एवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इस मौर्यन एम्पायर के फाउंडर होते हैं। और जो फर्स्ट नोन रूलर होते हैं जो आपका इंडिया को यूनिफाइड करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली रूलर होती है। इसलिए ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो अशोका था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कैसे तो एक तरह से ना पोता था, उसने इस मौर्यन एम्पायर को और भी ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंचाया और ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। ये पूरी तरह से आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो मौर्यन एम्पायर है वो नॉर्थ में हिमालय से स्टार्ट होता था और इंडिया के साउथ के केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका तक जाता था। इंडिया के वेस्ट से ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम वाला एरिया है, वहाँ से स्टार्ट होती थी। और बेसिकली ये पूरा का पूरा जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के भी आगे जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ तक फैला हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ना महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और इसलिए हमारे लिए पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का ये सबसे फर्स्ट टाइम हो रहा होता है ऐसा, जब इंडिया को इतना यूनिफाइड किसी रूलर ने करा था और एक ऐसा सिस्टम बेसिकली बनाया था जो पूरे नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक के पूरे एम्पायर को अकेले एक जगह पे पाटलिपुत्रा में रह करके पूरे एम्पायर को मैनेज कर ले रहा था। इसके पहले जो सिस्टम बना हुआ था, वहाँ पे सारे जो राजा रहते थे आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और इंडिया कई हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक बहुत ही होनहार और कह सकते हो ना, वो कह सकते हो आप एक पावरफुल और एक ना दूरगामी फ्यूचरिस्टिक सोच वाले एक बंदे ने ऐसा कमाल करा था। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जो मौर्यन एम्पायर है उसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था। भाई जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट मीन्स कि वहाँ पर जो शासन प्रशासन इतने बड़े एम्पायर को आखिर मैनेज कैसे करा जा रहा था। भाई कोई एक इंसान इतने बड़े एम्पायर को मैनेज नहीं कर सकता। भाई यदि कर भी ले तो शॉर्ट टाइम के लिए, मुश्किल से साल, 2 साल, 5 साल के लिए। लेकिन कोई इंसान क्या 100+ ईयर्स तक लगातार एक ही डायनेस्टी के लोगों की यदि शासन रह जाती है पूरे 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम के लिए, इसका मतलब जरूर कुछ खास बात थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ खास क्वालिटी थी उसके सोच में, विचार में, जिस वजह से इंडिया इतने दिनों तक यूनिफाइड रहा। लोग जो है वो एक ही सरकार के, एक ही बेसिकली राजा की बात को मानते रहे थे। तो आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आखिर जो भी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका सोर्स क्या है, आखिर कैसे हम माने कि वो जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले जो हमें बताई जा रही है वो प्रॉपर ऑथेंटिक है। तो देखो, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से बेस्ड है, गुड गवर्नेंस को लेकर के पॉपुलर है और चाणक्य के द्वारा लिखी जो बुक अर्थशास्त्र है उस पे बेस्ड है। इसी सेम पीरियड में एक और बुक लिखी गई जिसका नाम था इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये दोनों बुक मिलकर के हमें उस समय के बारे में सोर्सेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है और हम जान पाते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर के समय में इतनी बड़ी, जितना बड़ी टाइम में अभी हम लोग इंडिया को अपने आप में इमेजिन कर रहे होते हैं ना, उतने बड़े भूभाग पे उस वक्त उसमें जो शासन प्रशासन चली जा रही थी। अभी के टाइम में इंडिया को यूनिफाइड रखना, इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एक राजा के द्वारा एक जगह पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पूरे इंडिया पे शासन प्रशासन चलाना, रूल करना काफ़ी मुश्किल, बहुत ही टफ और चैलेंज वाला काम है। इतनी सारी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन सोचो उस समय में जब लोग इतने समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी लोगों में ज्ञान नहीं थी, लोकतंत्र वाली जो बेसिकली सिस्टम है वो नहीं थी, फिर भी लोग जो है 100+ ईयर्स तक कैसे एक ही राजा और एक ही डायनेस्टी के नीचे रह जाते हैं, काम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक ना एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो जाती है। तो इसलिए हमें इसे पढ़ना काफ़ी नेसेसरी है। और इसे पढ़ने के लिए हम लोग जो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो वो है हमारा अर्थशास्त्र और इंडिका। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। यदि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है ना कि आखिर वो सिस्टम जिसके थ्रू पूरे
एम्पायर पे नज़र रखी जाती है, उसे कंट्रोल करी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका मौर्यन किंग हुआ करता है, जैसे मान लो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोका है, या फिर जितने भी रूलर्स हुए, वो सुप्रीम पावर हुआ करता था। जैसे अभी के समय में यदि हम कहते हैं ना, पूरे हमारे इंडिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, तो ऐसे में कोई नहीं है। यदि प्राइम मिनिस्टर है, वो भी यदि कुछ गलत करते हैं तो उनकी भी जो बात को है वो काटा जा सकता है, उन्हें भी सजा दी जा सकती है, उनकी बात को न माना जा सकता है। पर उस समय जो पावरफुल होता था वो था सुप्रीम पावर, जो है वो किंग हुआ करता था। वो जो बोलते, जैसे बोलते, लोगों को मान नहीं पड़ती थी। लेकिन ये जो मौर्यन किंग एम्पायर है, बेसिकली मौर्यन किंग है, ये इतने बड़े एम्पायर में अकेले रूल नहीं कर सकता। उसे कैसे पता चलेगा, यदि मान लो वो नॉर्दर्न भाग में है तो साउदर्न भाग में, ईस्टर्न पार्ट में कहाँ क्या चल रहा है, संभाल ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। ऊपर से अभी के समय में कम्युनिकेशन हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी फास्ट है, फिर भी हम लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया के बारे में, देखो ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया जो हमारा है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें हमें वहाँ के बारे में पता नहीं चल पाती है। इवन अभी के टाइम में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जब हमारे पास हवाई जहाज भी है, लेकिन उस वक्त के बारे में सोच के देखो, इतने बड़े भूभाग पर रूल करना कितना मुश्किल भरा काम होता होगा। तो इसीलिए जो राजा है वो अपने लिए रखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी सिस्टम बना रखी थी जहाँ पे वो हर एक लोगों को हर एक काम के बदले एक प्रॉपर डिपार्टमेंट देके रखा हुआ था। और ये हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्हें मिनिस्टर्स के नाम से कहा करता है, तो जाना जाता था। जैसे अभी के समय में देखते हैं ना, रेलवे मिनिस्टर है, कोल मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो ना जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी प्रकार से उस वक्त जो है कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, जिसे हम लोग मंत्री परिषद कहते थे। और ये जो सिस्टम उस वक्त की बनी हुई थी वो आज भी कई सारे देशों में, इवन हमारे कंट्री में भी सिर्फ फॉलो करी जाती है। जो गवर्नमेंट है वो कई सारे भाग में, कई सारे डिपार्टमेंट्स में बटी हुई रहती थी। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, और जितने सारे डिपार्टमेंट हैं उन सबका एक हेड होता है, एक ऑफिसर था जो कि किंग के द्वारा अपॉइंट करी जाते थे। उन सभी डिपार्टमेंट को वो मैनेज करता था, और राजा को प्रत्येक दिन या फिर जो भी सिस्टम रहा होगा उसके अकॉर्डिंग राजा को रिपोर्ट करना पड़ता था। अब आप बोलोगे सर हमें बात में समझ नहीं आ रही है, क्या उस वक्त के ऑफिसर्स को ऑफिसर्स कहते थे क्या हम लोग? नहीं बच्चों, तब के जो ऑफिसर्स होते थे ना उसे हम लोग महामात कहते थे। क्या कहते थे उसे? महामात। जो कि डे टू डे वर्क को देख रहा होता था और फिर बाद में जाके राजा को वो रिपोर्ट करता है कि उसने क्या क्या चीज़ें आज करा, तो क्या कोई नई बात होती थी। जो इस वेस्ट एम्पायर है, देखो वेस्ट एम्पायर मतलब ये बहुत ही विशाल एम्पायर है, उसे कई सारे प्रोविंसेस में बांटा गया था। जैसे अभी के टाइम में देखो हमारा इंडिया काफ़ी बड़ी है, तो कई सारे स्टेट्स में बांट कर रखे हुए हैं ना। उसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो कि आप किस स्टेट से हो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं झारखंड के डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि आप किस स्टेट से हो और किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ताकि मुझे पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो रीच है वो किन किन स्टेट्स तक पहुंच चुकी है। तो भाई बहुत बड़ी एम्पायर है, तो कई सारे प्रोविंसेस में ये डिवाइडेड करी गई है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस होती है ना, जो थोड़ी सी बड़ी थी, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के जो बेसिकली बड़े बड़े प्रोविंस होते थे, जो कैपिटल सिटी हुआ करता था, मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है जहाँ की पॉपुलेशन अधिक होती थी, उन सब का जो कंट्रोल है वो प्रिंसेस संभालता था। देखो राजा खुद नहीं कर रहा है, उसने जो प्रिंसेस है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कुमार भी कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, उनके द्वारा रूल करी जाती है। और दे रूल एज वाइसराय और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। और ये क्या करता है, इन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन में जहाँ पे अधिक संख्या होती है लोगों की, उन जगहों पे कुमारों के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, मैनेज करी जाती है। वो राजा की एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह कार्य कर रहा होता है। अब जो प्रोविंसेस है उसे फिर फर्दर सब डिवाइड करी जाती है डिस्ट्रिक्ट में, और जितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते थे उन्हें फिर हम लोग फर्दर डिवाइड करते थे नगर में, और यदि टाउन है तो उसे ग्राम कहते थे। एट एवरी लेवल, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लेवल हैं, ग्राम लेवल हो, प्रोविंसेस लेवल हो, या फिर स्टेट लेवल हो, कंट्री लेवल हो, हर एक में लीड करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। एक बहुत ही पावरफुल ऑफिसर्स होता था जो राजा का रिपोर्ट करता है डे टू डे लाइफ, डे टू डे की घटनाओं को, और पूरी तरह से सरकार की इन प्रोविंसेस को मैनेज करने का काम करते। जैसे अभी के समय में देखो ना, जो भी हमारे मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, क्या वही सारा काम कर रहे होते हैं? क्या नहीं कर रहे होते हैं ना। उसके अंदर कितने सारे ऑफिसर्स रहते हैं उनके ऑफिस में, जो कि सब कुछ संभाल रहा होता है, देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। मान लो कोई एक आपदा वगैरह हो जाती है, हमारे यहाँ कोई डिजास्टर आ जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद बचाने आते हैं? क्या नहीं आते ना। वो क्या करते हैं, सिर्फ मैनेज करते हैं। जितने उसके हाथ में रिसोर्सेस होती है, जितने सारे स्टाफ्स होते हैं, उनके माध्यम से चीज़ों को सही करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है हर एक लेवल पे कई सारे ऑफिसर्स और ऑफिसर्स की ग्रुप्स हुआ करता था। जैसे ही बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पाटलिपुत्र। आने के बाद पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ने की, आखिर ये क्या है। तो बच्चों आपको याद रखनी, जो पाटलिपुत्र है ना वो कुछ नहीं बल्कि अभी के समय की जो हमारा वर्तमान में पटना सिटी है ना, जो बिहार की कैपिटल है, उसे ही हम लोग पुराने समय में पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे।
जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये शहर का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो इस शहर का, चूँकि ये कैपिटल सिटी है, तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है। इसको रूल करने के लिए देखो, यहाँ पे ना इस सिटी को चलाने के लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता है, सिटी की स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो कि 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड था। चूँकि ये कैपिटल सिटी है तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होनी ज़रूरी है। यहाँ पे राजा रहेंगे, राजा का पूरा मंत्रिपरिषद होगा। इवन इसके अलावा कई सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, बड़े-बड़े उस वक़्त के जो बिज़नेसमैन होंगे, जो काफ़ी अमीर और रईस लोग थे, वो यहाँ पे रहते हैं कैपिटल सिटी में, पाटलिपुत्रा में। तो अब क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग रह रहा है, और यदि किंग की हत्या कर दी जाती है तो किंग के साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो समझो पूरे इस राज्य की बुरा हो सकता है। इसलिए यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफ़ी यूनिक और स्पेशल है। यहाँ पे टोटल 6 कमिटी बना पड़ा है, जो हर एक कमिटी उसमें 5-5 मेंबर होते हैं, और इस तरह की जो कमिटियाँ हैं वो क्या करती है, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड यानी उसका लीड करने का काम करता है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन सबके हेड वहाँ के जो मंत्री है वो हुआ करते हैं। बट इस मंत्री के नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे रन करवाने में हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखनी है, 6 कमेटी बनी हुई है। सभी जो कमेटी है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, और जो एक बेसिकली समूह का डिपार्टमेंट का जो मेंबर्स है, सभी मेंबर्स मिलकर उस डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करवाने का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे पड़े। पहला आपका बच्चों है इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज के बाद आपका है रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है ट्रेड एंड कॉमर्स, केयर एंड कंफर्ट ऑफ फॉरेनर्स, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, और लास्ट में जो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे, और इन सभी डिपार्टमेंट में 5-5 लोगों की ग्रुप होती है जो इसे लीड करने का काम कर रहा होता है। तो सोचो पाटलिपुत्रा शहर में एक ही पर्सन पे ज़्यादा लोड ना आ जाए, इसलिए उन्हें 5-5 लोगों के एक टीम बनाई गई है। आगे है ये जो टोटल 30 मेंबर्स होते हैं वो इस पूरे शहर की रख रखाव काम करते हैं। यहाँ पे हेल्थ का काम हो, सैनिटेशन काम हो, एजुकेशन का काम हो, या फिर पोर्ट का काम हो, बिजनेस का काम हो, रेवेन्यू वाली काम हो, कोई भी काम है, तो ये जो 5 कमेटी है ना, यही उनको देखने का, सॉरी जो 6 कमेटी है वो इन्हें देखने का काम करती है। जो किंग है उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पावर है, सॉफ्ट पावर है भाई। यदि राजा ने पूरी किंगडम को एकजुट रखने का प्रयास कर, एकजुट रख रहा है, तो ये इतना बड़ी किंगडम है कि उसमें कई सारे क्षेत्र बटे हुए, अलग अलग संप्रदाय वाले लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, उन सबको यूनिफाइड रखना। और जो राजा है उनकी बात वहाँ के जो गवर्नर हैं या फिर जो अलग अलग प्रोविंसेस के जो मालिक है, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इस बात को जांच पड़ताल करने के लिए उसने प्रॉपर एक स्पाई सिस्टम, जासूस तंत्र बना कर रखा हुआ है, जो सिर्फ राजा को इन्फॉर्म करते हैं। और वो क्या करता है, हर एक लोगों के बारे में जिस पे भी राजा को डाउट हो कि ये कर रहा है, बदमाशी कर सकता है, धोखा दे सकता है, उनसे बातचीत करनी है, उनके की बहुत क्लोज की कोई पर्सन उसके साथ जासूसी करना है, तो इन सब कार्यों के लिए बेसिकली जो हमारा राजा है वो क्या करता है, स्पाई सिस्टम को डेवलप कर रखा हुआ है। और ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म करता है वायसराय को, ऑफिसर को, एज वेल एज व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड हिज किंगडम। इसके किंगडम के अंदर में, किंगडम के बाहर में, वायसराय के द्वारा, वहाँ के जो ऑफिसर्स के द्वारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। लिखा है द मौर्यन kings had a large, well-equipped standing army. The army including infantry, cavalry, elephant, chariot and navy. बच्चों याद रखनी है, इसकी जो आर्मी है उसमें 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो इसकी आर्मी है वो उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कह सकते हो ना स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। क्योंकि आपकी बुक्स में दी हुई है, यदि मॉडर्न की मिलिट्री के बारे में बात करें बच्चों, तो ये जो है इतने करीब 6 लाख जो इन्फेंट्री है, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो सेना है ना वो मौर्यन एम्पायर के पास था। इसमें करीब 6 to 8 लाख जो आर्मी है सब मिला करके वो कार्य कर रहे हो, और ये कई देशों की पॉपुलेशन से अधिक थी। आपने रोमन एम्पायर के बारे में नाम सुना होगा, नहीं तो आप बच्चों आगे जाके सुनने वाले हो। और जो मॉडर्न एम्पायर है ना काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है उसे, जो कि सेंट्रल एशिया में रूल कर रहा होता था। लेकिन फिर भी ये जो इंसान है, ये जो रोमन एम्पायर है, उसमें 5 लाख मैन भी सब मिला के नहीं थे। जो हमारा आर्मी है ना उसको कई भागों में डिवाइड करके रखे हुए। इसमें से पहला है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब वो सैनिक जो पैदल चल रहे होते हैं। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, जो युद्ध करने के लिए जो लोग होते हैं वो कुछ पैदल होते हैं, कुछ कैवलरी में है। कैवलरी मतलब कुछ घोड़े पे बैठे हुए, कुछ है जो कि एलिफेंट्स पे बैठ के वॉर कर रहे होते हैं, कुछ रथों पे रहते हैं, और कुछ है जो कि नेवी के रूप में रहते हैं। नेवी रूप मतलब जो पानी वानी में डूब करके युद्ध करने का काम करता है। तो जो आर्मी है उसे बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जैसा कि अभी के टाइम में भी देखा होगा आपने, यही व्यवस्था को प्रॉपर फॉलो भी करी जा रही है। पाटलिपुत्रा वाज ए मैग्निफिसेंट वॉल सिटी। अब इस पाटलिपुत्रा के बारे में दिया कि जो शहर आखिर कैसा था,
तो बच्चों याद रखिए जो पाटलिपुत्र है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट वॉल सिटी है, बहुत ही पॉपुलर और अच्छी खूबसूरत दीवार, काफ़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई है, जहाँ पे नंबर्स ऑफ गेट्स हैं एंड वॉच टावर्स। इसके अंदर में आने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के लिए कई सारे गेट्स हैं और चारों साइड से दीवार से पैक करा हुआ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना शहर में, मान लो हमारा कोई बगीचा वगैरह है, कोई गार्डन है, तो गार्डन के चारों साइड क्या करते हैं हम लोग, मेड़ लगा देते हैं दीवारों की ना, वो दीवार दे देते हैं ताकि उधर के लोग इधर ना आ सके और यहाँ के लोग जहाँ तहाँ से बाहर आने के लिए। एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए न्यूमेरस गेट्स बने हुए हैं, कई सारे वॉच टावर्स है ताकि अच्छे से रख रखाव किया जा सके। एंड इट वाज वेल कनेक्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। और इसके जो गेट्स हैं पाटलिपुत्र के आसपास के जितने सारे शहर हैं उसके साथ भी कई सारे सड़क है जो कनेक्टेड था। आगे हमारा नेक्स्ट बच्चों मॉडर्न आर्ट, और मॉडर्न आर्ट का हमारा आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाले इस वीडियो का। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट बेसिकली जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बाद जो कि टॉपिक जैसे मॉडर्न इकोनॉमी है, मॉडर्न डिक्लीन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न आर्ट के बारे में बच्चों आपको याद रखनी कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड, मॉडर्न एम्पायर के टाइम में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो है वो इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हुआ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब बच्चों आपको याद रखनी कि वो कला जिसमें जो लोग हैं वो खाने पीने के साधनों के अलावा कुछ अलग फैशनेबल, खूबसूरत, डिजाइनदार जो चीज़ें हैं वो बना रही है। उसका बनाना ये एक कल्चरल ब्रिलियंस दिखाता है मॉडर्न एम्पायर की। वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एम्पायर के जो लोग थे उस वक्त की जो समय है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसके द्वारा कई सारी चीज़ें अभी के समय में बना, जैसे अभी के समय में बनाना संभव ही नहीं है। कोई इंसान जैसा इमेजिन नहीं कर सकता ना, कुछ वैसी वैसी जो चीज़ें हैं उस मॉडर्न एम्पायर के हमारी देन है। जो मॉडर्न आर्ट है वो ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन इन इंडियन आर्ट, जहाँ पे पहले के समय में लकड़ियों पे डिजाइन बनी जाती थी, उसे अब धीरे धीरे शिफ्ट किया गया और अब जो है वो कई सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अलग अलग साइज के पत्थर होते थे, उन पत्थरों पर जो अलग अलग आकृतियां हैं गॉड से रिलेटेड, मंदिरों से रिलेटेड, वो बना बना के बेची जा रही है आजकल। The artistic achievements of this period can be seen in the numerous stupas। जो इस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई, जैसे कि पिलर्स बनाए गए, स्तूपाज बनाए गए और लाइन थ्रोन्स बनाए गए। लाइन थ्रोन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्रोन है वो आपका है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, जहाँ पे हम लोग जिसमें हम लोग 4 एस्थेटिक लाइन्स को देखते हैं जो एक दूसरे के बैक टू बैक किए हुए खड़े रहते हैं। जैसा कि आपको बच्चों देखो यहाँ पे इमेज में आपको ये जो लाइन कैपिटल है वो दिख रही होगी, यहाँ पे देखो आपको स्तूपा नजर आ रहा होगा, ये जो बाल्टी उल्टी कटोरी जैसी बनी हुई चीज़ है सबको स्तूपा कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको अशोकन पिलर नजर आ रहा होगा, ये आपका कैपिटल है, द लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ। तो बच्चों आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो मॉडर्न एम्पायर है वो फर्स्ट टाइम कुछ अजीबोगरीब और फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ और वो अभी के समय में भी वो हमारे लिए जो सोर्सेस है उसका काम कर रही होती है। मॉडर्न एम्पायर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में चीज़ें, आर्किटेक्चर्स की जो पॉपुलर चीज़ें हैं वहाँ से देखने को मिलती है। स्तूपाज है, मोनोलिथिक पिलर्स है, केव्स है और स्क्रिप्टेड जो फिगर्स हैं जो कि अशोक के टाइम में कुछ कुछ बने हैं, उसे हम लोग देख करके ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एम्पायर उसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर्क और आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। मॉडर्न आर्ट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। जो मॉडर्न आर्ट है वो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था और जितनी सारी कलाकृतियाँ इसने बनाई केव्स में या तो पिलर्स में, उसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्तूपाज आर सॉलिड। जो स्तूपा के बारे में आप बात करो भाई ये स्तूपा क्या होती है, तो स्तूपा के बारे में याद रखना ये बहुत ही एक मजबूत सॉलिड फॉर्म में सेमी सर्कुलर और डोम लाइक स्ट्रक्चर्स वाला जो एक पत्थर है, ब्रिक है, उस पर ये चीज़ें बनाई गई है जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। रिलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हेयर टूथ etc वर कैप्ट एट द बेस ऑफ द स्तूपा। ये जो स्तूपा है वहाँ पे जो स्तूपा सांची इज एन आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है सांची में बना हुआ ये स्तूपा। देख सकते हो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, कई बार आपने अपने करेंसी में भी 50 रुपीज़ की जो कॉइन आती है ना, सॉरी 50 रुपीज़ के जो पैसे आते हैं ना, वहाँ पे आपने पुराने वाले में इस तरह की जो इमेज है उसको देखा होगा। कुछ और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बच्चों याद कर रहे बात करें तो यहाँ पे मोनोलिथिक जो पिलर्स हैं जो कि सिंगल पीस स्टोन से बनी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दे सकती है हमें। जो एडिक्ट्स है जो कि अशोका के समय में इन पे लिखी गई है, वहाँ से हम जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है द सर्फेस ऑफ द स्टोन्स पिलर्स वर हाईली पॉलिश। जो सर्फेस होते थे ना, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, वहाँ उसकी जो पॉलिश है वो मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा। तो जो सरफेस होती है इन स्कल्पचर्स की चीज़ों की वो इतना ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड करा था कि आज भी उसके कलर्स नहीं जाते और आज भी देखने के बाद बिल्कुल वो जीवंत लगते हैं। सारनाथ इज फेमस फॉर दिस स्तूपाज एंड